साइट, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग और बहुत ही सफल ऐसी चाय पे चर्चा इस बात का प्रमाण है। तो आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। दिल में है स्वप्न और नैनों में आस, भारत के विकास मात्र की जिन्हें है प्यास। नहीं कोई ताकत जो इनके रोक सके प्रयाण, निश्चय कर चुका देश इन्हीं को सौंपेंगे सुकान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए राष्ट्र नीति धर्म है, भारत का संविधान सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, भारत भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है और जनशक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जिन्होंने लाखों देशवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त, महंगाई मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में जुड़ने के लिए प्रेरित किया है, जो विपरीत परिस्थितियों और अनेक अवरोधों से ऊपर उठकर अपने फौलादी इरादों को साकार करने का मादा रखते हैं। अपने इसी ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से आज करोड़ों लोगों के दिल में एक विशेष स्थान बना चुके हैं। उठो, जागो और रुको मत जब तक न पहुंचो अपने लक्ष्य तक। स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द जिनका गुरु मंत्र है, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आपके भाषण के लिए। देश के भिन्न भिन्न नगरों में करीब करीब 100 स्थानों पर बैठे हुए भारत के भाग्य विधाता भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब इस पूरे चुनाव अभियान की आखिरी मोहर लगाने वाले मतदाता हो, क्योंकि आपका मतदान आखिरी चरण में 12 तारीख को होने वाला है और 12 तारीख शाम 6 बजे 2014 के चुनाव अभियान का मतदान वाला काम जो है उसका पूर्ण विराम होगा। और एक प्रकार से आप सब मतदाता कांग्रेस विदाई की, यूपीए विदाई की जो पूरे देश में महफिल जमी है, उसमें आखिरी खिला ठोकने का आपके नसीब में आया है। और इसलिए 12वीं तारीख का जिनका मतदान है, मैं मानता हूं एक बड़ा सौभाग्य का मतदान है। जैसे क्रिकेट में कितनी बड़ी चली हो, ओपनिंग बैट्समैन ने भले सेंचुरी लगा ली हो, मिडिल लेवल के बैट्समैन ने अच्छा खेल किया हो, लेकिन जब आखिरी दांव खेला जाता है और उसमें 8 रन बनाने वाला भी और लास्ट चौके से अगर वो विजय होती है तो उसकी आखिरी जो
चौका लगाता है उसको विजय से जोड़ दिया जाता है। वैसे आपका भी ये आखिरी जो मोहर लगने वाली है, और इसलिए देशवासियों के योगदान के बावजूद भी, सारे देश के जो चुनाव हो गए उनके मतदान के बावजूद भी 12 तारीख के मतदान का महत्व जरा ज्यादा हो जाता है। और इसलिए मैं मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि आप सामान्य मतदान वाले मतदाता नहीं हैं, आप आखिरी दिन के आखिरी फैसला सुनाने वाले, ये नसीब आपको मिला है और मुझे विश्वास है कि आप ये अपना कर्तव्य करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, अब जहां चुनाव चल रहे हैं वहां कांग्रेस न के बराबर है। कांग्रेस का खेल कल पूरा हो गया, आखिरी अंजाम अमेठी में था तो मैं जाके खिला ठोक के आ गया और वहां की जनता ने पहली बार विकास के विषय पे चर्चा की, वरना वहां विकास की चर्चा ही नहीं होती थी। ये बड़े लोग हैं, ये अपने लोग हैं, परिवार है, उसी के आसपास दुनिया चल जाती थी। कोई पूछता नहीं था कि भाई शौचालय बने कि नहीं बने, बिजली आई कि नहीं आई, रोड बना कि नहीं बना। हमारी बहन स्मृति ईरानी ने ये मुद्दे बना दिए कि भाई बताओ क्या हुआ यहां का, और वहां की जनता जाग गई। और मैं भी देख रहा हूं भाइयों, आप पूरे चुनाव का एनालिसिस कीजिए और मैं चाहता हूं मेरे देश के पॉलिटिकल पंडित ये हिम्मत दिखाएं, क्या कारण है कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भाग रही है, क्या कारण है पूरा यूपीए पूरी तरह चुनाव के मैदान में सामान्य मानवी से जुड़े हुए मुद्दों की बात करने की हिम्मत क्यों नहीं करते। जो देश ये कहता हो कि यहां की जनसंख्या 70 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या 35 साल से नीचे की उम्र की है, क्या 35 साल से कम उम्र के इन हमारे नौजवानों के कोई इश्यू है कि नहीं है, क्या उनको अच्छी शिक्षा पानी है तो सुविधा मिल रही है, बैंक में से लोन मिलने की बातें होती है, क्या मेरे विद्यार्थी मित्रों को, गरीब मां बाप के बेटे को अच्छी पढ़ाई करनी है, परमात्मा ने उसको बुद्धि दी, शक्ति दी, मेहनती भी है लेकिन पैसे नहीं है, सरकार कहती है बैंक लोन दे देगी, बैंक वाला कहता है कल आओ परसों आओ, ये लाओ वो लाओ। क्या ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, मां बेटे की सरकार ने क्या कभी मेरे इन नौजवानों के इश्यू को एड्रेस किया? नहीं किया। भाइयों बहनों, दुनिया बदल रही है। आज भी हमारे देश में वो विषय पढ़ाए जाते हैं जो काल बाह्य हो चुके हैं। क्या मेरे विद्यार्थियों को 21वीं सदी की दुनिया के अनुकूल पढ़ने के लिए अलग अलग नए विषय मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ऐसे कोई नए विषय क्या मेरे देश के नौजवानों को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हम जानते हैं हमारे देश में प्राइमरी पास करके ऊपर जाते तो संख्या कम हो जाती है, माध्यमिक करने के बाद ऊपर जाते और संख्या कम जाती है, और कॉलेज में और उच्च डिग्री में जाते जाते तो वो संख्या बहुत नीचे आ जाती है। 70-80% नौजवान आगे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। इतने बड़े देश के 70-80% नौजवान यानी
करोड़ों करोड़ों नौजवान है, उनके लिए न स्कूल का दरवाजा, न कॉलेज का दरवाजा है, न यूनिवर्सिटी का दरवाजा है, न वो पहुंच सकता है, न परिवार की स्थिति है। उसे माँ बाप को मदद करनी है। वो 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में मेहनत करना चाहता है, माँ बाप को मदद करना चाहता है। उसको काम करने में शर्त नहीं है, वो पसीना बहाना चाहता है। लेकिन क्या ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उसने कभी इस पूरे चुनाव में इस बात पर एक शब्द बोला क्या? आप मुझे बताइए, चुनाव किसके लिए करा रहे हो आप लोग? क्या देश की जनता के सवालों की चर्चा करोगे कि नहीं करोगे? नौजवानों के भाग्य की चर्चा करोगे कि नहीं करोगे? क्या भारत सरकार में बैठे हुए लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये मां बेटे की सरकार, ये उनके सारे साथीदार, यूपीए के पार्टनर, एक भी, मेरे नौजवान मित्रों, मेरा गंभीर सवाल है, आप चर्चा कीजिए, सोशल मीडिया में डिबेट कीजिए, अपने साथियों को मैसेज भेजिए, पूछ लीजिए उनको, किसी जगह पे हिंदुस्तान के किसी कोने में कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक शिक्षा के लिए बात की, टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए बात की? जो लोग कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते, उन बच्चों का क्या होगा, उसकी बात की? नहीं की। अगर यही करना है तो मेरे नौजवान दोस्तों, आपके भाग्य का क्या होगा? कौन आपका मालिक? कौन आपको कहां ले जाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं बार बार कहता हूं, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ये हमारे देश के जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, 35 से कम आयु के लोग हैं, उन्हें हम अवसर दें, स्किल डेवलपमेंट का मिशन चलाएं। भाइयों बहनों, सारी दुनिया का अमीर से अमीर देश भी अपने युवकों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जोर लगा रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली में बैठी मां बेटे की सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए कमेटियां बनाती रहती है। आप मुझे बताइए, ये कमेटियां ही करते रहोगे क्या? और बाद में क्या हुआ मैं बताऊं आपको? ये दिन रात गुजरात को गालियां दे रहे हैं ना। इन्होंने क्या किया था, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई, प्रधानमंत्री चेयरमैन थे, फिर एक आउटसोर्स किया, किसी एनजीओ को लगाया कि बताओ भाई क्या मॉडल होना चाहिए। 2 साल तक मॉडल के कागज इधर उधर होते रहे, आखिरकार कुछ कर नहीं पाए। और बाद में भारत सरकार ने अधिकृत रूप से देश को चिट्ठी लिखी, सभी राज्यों को, कि स्किल डेवलपमेंट के लिए गुजरात का जो केवीसी मॉडल है, कौशल्य वर्धन केंद्र, उस मॉडल को हमने अडॉप्ट करना चाहिए और अपने अपने राज्यों में गुजरात मॉडल को लागू करना चाहिए। चुनाव में तो गुजरात को गालियां देते हैं, लेकिन सरकार चिट्ठी लिखती है कि स्किल डेवलपमेंट में दिल्ली सरकार के पास तो कोई रास्ता सूझता नहीं है, ये गुजरात ने किया है, उसी को लागू कर दो। आप मुझे बताइए भाइयों, यही काम पिछले 10 साल में हुआ होता तो मेरे कितने नौजवान को रोजगार मिलता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, पूरे चुनाव में कांग्रेस ने, यूपीए ने हमारे देश की युवा शक्ति को अनदेखा किया है, उनके साथ धोखा किया है, पाप किया है। भाइयों बहनों, किसी भी युवकों ने, जिनको आपकी परवाह नहीं है, जिनको चुनाव में आपके लिए 2 शब्द बोलने के लिए फुर्सत नहीं है, जिनके पास आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, क्या ऐसे लोगों को आप सजा करोगे कि नहीं करोगे?
क्या आपको बुरा नहीं लगता है कि आप इतने बड़ी शक्ति हो और देश के राजनेता आपका जिक्र करने को भी तैयार ना हो? भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार स्कैम में डूबी हुई सरकार है। एक से बढ़कर एक स्कैम, जल हो, थल हो, नभ हो, पाताल हो, भूमि हो, आसमान हो, लूट लो, लूट सके तो लूट, यही चला है। जितना लूटा जा सकता है लूट, यही चला है। भ्रष्टाचार के बातें कितनी भयंकर, देश का दिमाग फट जाए इतनी भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं। स्कैम के ऊपर स्कैम, स्कैम के ऊपर स्कैम, स्कैम के ऊपर स्कैम। हिंदुस्तान की पहचान बन गई जैसे स्कैम इंडिया। शर्मिंदगी महसूस होती कि नहीं होती? दुनिया के सामने जाएंगे तो लोग अच्छा अच्छा इंडिया, वो स्कैम इंडिया। कितना अपमानित अनुभव होता है भाइयों बहनों। मेरा सपना है, मेरे नौजवान दोस्तों, और ये मैंने किया हुआ है इसलिए मैं कहता हूं, कागज में लिखा हुआ इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कहता हूं उन लोगों का काम था स्कैम इंडिया, मेरा सपना है स्किल्ड इंडिया। हर नौजवान के हाथ में हुनर हो, हर नौजवान की उंगलियों में कोई दम हो, उसको कोई न कोई स्किल उसके जीवन में होनी चाहिए। और इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवान बहनें, मेरे नौजवान दोस्तों, आइए स्कैम इंडिया से स्किल्ड इंडिया की ओर जाना है। इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाइए, निकल पड़िए, घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, गली गली जाइए, जन जन से जाइए। आपके भविष्य के लिए 12 तारीख पर पूरी ताकत झोंक दीजिए भाइयों। और नौजवान ही है तो देश बदलेगा। इनसे भरोसा मत कीजिए जो दिल्ली में बैठे हुए कुछ नहीं कर सकते। आप ही आपके भाग्य के मालिक हो और मैं आपके भाग्य का रखवाला हूं, चौकीदार हूं जो मैं ये काम करके रहूंगा। भाइयों बहनों, चुनाव चल रहा है दिल्ली का, लेकिन मां बेटे चर्चा करते रहते हैं गुजरात की। ऐसा कभी हुआ नहीं। और पॉलिटिकल पंडित भी ये मां बेटे को पूछते ही नहीं है कि भाई चुनाव दिल्ली सरकार का है, हिसाब किताब दिल्ली सरकार का दो। महंगाई में क्या किया, रोजगारी में क्या किया, भ्रष्टाचार में क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, जवानों के सर काट लिए क्या हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा है क्या हुआ, निर्भया जैसी घटनाएं घटती उसका क्या हुआ। जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलते ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे रहे। क्या कह रहे? मोदी के राज्य में ऐसा हो रहा है, गुजरात में ऐसा हो रहा है, गुजरात। अरे भाई, गुजरात का चुनाव तो 2012 दिसंबर में हो गया और मोदी ने पाई पाई का पल पल का हिसाब दे दिया और गुजराती की जनता ने चौथी बार मोदी को डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पास भी कर दिया। और आपने सारे झूठ गुजरात में फैलाए थे, गुजरात की जनता के गले नहीं उतरे थे। और अभी भी आज की तारीख में भी आप गुजरात 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 करते रहते हो। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस का नसीब भी थोड़ा टेढ़ा है। कुछ बात ही ऐसी बनी है कि कांग्रेस का मरना तय है। मैडम सोनिया जी, राहुल भैया, आपने पिछले 3 महीने से लगातार मोदी को गालियां दी, कुछ बाकी नहीं रखा। और मोदी को गालियां देने के उत्साह में गुजरात को भी गालियां दी। लेकिन आज आपके पाप का घड़ा फूट गया। आपको पता नहीं है क्या हुआ है? मैं बताता हूं क्या हुआ है। आज भारत सरकार के, यानी कि मां बेटे की सरकार की, दिल्ली की बात कर रहा हूं, आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, आज उसने एक रिपोर्ट जारी किया है जो पीटीआई पे चल रहा है। रिपोर्ट गुजरात सरकार का नहीं है, रिपोर्ट आपकी खुद की सरकार का है। और आपकी सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहीं है तो गुजरात में है। आपकी सरकार का रिपोर्ट कहता है
कि जमीन के संबंध में गुजरात की जो पॉलिसी है वो सबसे सरल है। ये पॉलिसी किसी का भी अन्याय करने वाली नहीं है। ये पॉलिसी किसानों के साथ संपूर्ण रूप से न्याय करने वाली है। इतना ही नहीं, आपकी खुद की दिल्ली की सरकार आज कह रही है कि गुजरात सरकार इन मामलों में मिनिमम हस्तक्षेप करती है। सरकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। और आगे आपकी खुद की सरकार कहती है कि औद्योगिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जमीन लेने देने की बातें हैं, उसके लिए हिंदुस्तान के राज्यों ने गुजरात के रास्ते पर चलना चाहिए। मैडम सोनिया जी, आपका क्या होगा अब? राहुल भैया, आपका क्या होगा? 3 महीने से झूठ चला रहे थे और आपकी सरकार ने आज ये अहवाल दे दिया। अब आप क्या करोगे? आज आप रात को बैठोगे मोदी का भाषण सुनने के बाद, अखबार वालों को फोन करोगे, ये छापो मत, टीवी वालों को फोन करोगे, छाप दिखाओ मत, अंधेरा डालने की कोशिश करोगे। अब आप जांच करोगे ये कौन अफसर है, किसने निकाला, कौन सी कमेटी है। आप उल्टी दिशा में जाओगे, सत्य नहीं स्वीकारोगे। मेरे देशवासियों, अच्छा हुआ ये आज उनके मुंह पे चाटा पड़ा है। कल मतदान होने वाला है, उसके एक दिन पहले चाटा पड़ा है। 12 तारीख को मतदान होने वाला है, उसके पहले चाटा पड़ा है। कितना झूठ चला है, कितना झूठ चलाया। टॉफी और गुब्बारे लेके घूम रहे थे। अरे उस टॉफी को ट्रॉफी मिल गई आपकी सरकार में। आप ही की दिल्ली की सरकार ने उसी टॉफी को ट्रॉफी दे दी आज। अब क्या करोगे? शर्म आती है ऐसे राजनेताओं के बीच देश के विकास की चर्चा करना। कैसे करे समझ नहीं आ रहा है जी। भाइयों बहनों, ये 3D के माध्यम से मैंने करीब आज 11 चरण पूरे किए हैं। अब 9 तारीख को मैं आखिरी चरण करूंगा, क्योंकि 10 तारीख शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे देश के पास 18, 20, 22 साल के नौजवान कितने होनहार हैं, कितने टैलेंट है, कितना परिश्रम करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इन नौजवानों ने इतने कम समय में 1200 से अधिक स्थानों पर ये टेक्नोलॉजी वाली रैलियों को ऑर्गेनाइज किया। और ये अच्छे परिवार के पढ़े लिखे लड़के हैं और इतनी भयंकर धूप में वो वहां पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब इन नौजवानों को मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरा देश कितना भाग्यवान है कि ये मुझे तो इतने मिले, लेकिन देश के पास करोड़ों करोड़ों ऐसे नौजवान हैं। अगर इनके हाथ की उंगली पकड़ लेना, वो खुद देश नया बना देंगे। मैं बहुत इन सारे नौजवानों को बधाई देता हूं। इतना बढ़िया काम उन्होंने किया है, इतना शानदार काम किया है। ये सारे नौजवान, इनकी टैलेंट, इनका कमिटमेंट, इनका परिश्रम। और मैंने देखा है जो बच्चे एयर कंडीशन घरों में ही पैदा हुए हैं, एयर कंडीशन स्कूल में पढ़े हैं, वो आज बिहार और उत्तर प्रदेश की उस गलियों में काम कर रहे हैं जहां 3-3 दिन तक बिजली देखने को नहीं मिलती, लेकिन वो लगे हुए हैं। क्यों? एक ही मंत्र है उनके मन में, भारत माता की जय। उनका सपना एक ही है, मेरे देश को आगे ले जाने में मैं भी कुछ कर पाऊं, इसलिए नौजवान काम कर रहे हैं। और तब मैं उनको देखता हूं, मेरा हौसला और बुलंद हो जाता है, मेरा विश्वास और बढ़ जाता है कि इस पूरा देश का चुनाव एक प्रकार से नौजवानों ने अपने कंधे पर ले लिया है। भाइयों बहनों, 9 तारीख को जब मेरी ऐसी 3D की आखिरी सभा होगी तो मेरा मोटा मोटा अंदाज है 1300 से अधिक सभा मेरी हो चुकी होगी। ये विश्व का सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी। आने वाले दिनों में चुनाव की राजनीति में टेक्नोलॉजी का कितना अद्भुत उपयोग हो सकता है, और वो भी
एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कर रहा है, कोई समृद्ध देश, डेवलप कंट्री नहीं कर रहा है। और ये उनको चौंका देगा। दुनिया के समृद्ध देशों को लगेगा कि हम जिस देश को अनपढ़ मानते हैं, गरीब मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, वो ये कमाल करता है। और इसलिए ये 3D की सभा चुनाव के लिए तो है, लेकिन दुनिया को भी हमारा लोहा मनवाने वाली बात है। और मैं भाई इस बात में बड़ा साफ इंसान हूं। कोई भी बात हो, हमारे देश का झंडा ऊंचा ही रहना चाहिए, दुनिया के हर क्षेत्र में ऊंचा रहना चाहिए। उस मिजाज से हम काम करते हैं। भाइयों बहनों, इस पूरे चुनाव में हम देखें, कांग्रेस पार्टी मुद्दे पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उनके साथी दल भी मैदान में आने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस की मजबूरी देखिए, चुनाव में साथियों को ढूंढने के लिए, गठबंधन करने के लिए जेलों से लोगों को बाहर निकाल करके चुनाव में उनको मदद लेनी पड़ रही है। बिहार का तो पूरा चुनाव जेल से आए हुए लोगों के माध्यम से चल रहा है। क्या दुर्दशा हो गई कांग्रेस की। उसके पास कार्यकर्ता नहीं बचे, पार्टी नहीं बची। क्या जेल से लोगों को ला करके उनसे मैदान में रहोगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी किसी ने देखे नहीं। कांग्रेस वालों को लगता था कि सरकार बदनाम हो रही है, मनमोहन सिंह जी बर्बाद होते होंगे। लेकिन कांग्रेस वालों को पता नहीं था, हिंदुस्तान की जनता दूर का देखती है, बोलती नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल भी उसको पता रहता है। उसकी जो थर्ड आई है ना, वो थर्ड आई की ताकत बहुत है। कांग्रेस ने उसको नजरअंदाज किया है और उसी की सजा कांग्रेस को मिल रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने, उनके साथियों ने इस पूरे चुनाव में एक ही मुद्दा बनाया। वो एक सभा के अंदर 50 बार मोदी का नाम नहीं दे, उनकी सभा खत्म नहीं होती है। सारे देश में तो मैं जाता था, जहां जाता था मोदी 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 चल रहा था। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूं, कांग्रेस के माँ बेटे को भी सुबह शाम मोदी मोदी किए बिना उनका दिन पसार नहीं होता है। आप मुझे बताइए, क्या मोदी को जलील करना ये चुनावी मुद्दा है? मोदी पर गंदे गलीज आरोप लगाना ये चुनाव का मुद्दा है? मोदी अच्छा है, बुरा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उसके आधार पर देश का भविष्य तय करने के लिए वोट मांगोगे क्या? हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक व्यक्ति को गालियां देकर के वोट मांगने का प्रयास कभी नहीं हुआ है। आलोचनाएं हुई है, इंदिरा जी की भी आलोचनाएं हुई है, लेकिन ये शायद देश के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखता है, जिसमें तथ्यों की कोई जरूरत ही नहीं समझी, हकीकतों की आवश्यकता नहीं समझी, कुछ कहने को नहीं था तो सुबह जो गाली मैन्युफैक्चर हो जाए वो शाम तक परोसते रहना, यही काम चला है। इस चुनाव का ये भद्दे से भद्दा चैप्टर होगा, मैं कहता हूं, जो ये कांग्रेस ने और खास करके मां बेटे ने चलाया है। मेरे दिल में इसके कारण किसी के प्रति कटुता नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। सब कुछ झेलने की मुझे तैयारी रखनी चाहिए, सब कुछ सहने की तैयारी रखनी चाहिए, और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी झेलने की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सहने की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप मुझे आशीर्वाद दें। जो मैं सपना लेकर के चला हूं कि मुझे देश में बदले की राजनीति को खत्म करना है, बदलाव की राजनीति से देश को जोड़ना है, मुझे बदलाव लाना है आपकी जिंदगी में, मुझे बदलाव लाना है किसानों की जिंदगी में, मुझे बदलाव लाना है नौजवानों की जिंदगी में,
मुझे बदलाव लाना है गांव के जीवन में, मुझे बदलाव लाना है बढ़ते हुए शहरों के जीवन में, मुझे बदलाव लाना है अबाल वृद्ध सबके लिए, मुझे बदलाव लाना है माताओं बहनों की सुरक्षा में। भाइयों बहनों, आइए हम सब चल पड़े बदलाव के लिए। बहुत हो गया ये सपा बसपा, मैं देखता हूं ये आते हैं तो उससे बदला लेते हैं, वो आते हैं इससे बदला लेते हैं। मैं तो हैरान हूं, कोई एक जिला बना दे तो दूसरा आकर के वो जिला खत्म कर देता है, कोई एक जिले का एक नाम दे तो दूसरा है तो दूसरा नाम दे दे। क्या देश ऐसे ही चलाओगे? क्या बचकाना हरकतें कर रहे हैं लोग? क्या ये बदले की भाव लेकर के देश चलता है क्या? भाइयों बहनों, जो भी अच्छा है उसको आगे बढ़ाना होगा, जो अच्छा कर सकते हैं उसे जोड़ना होगा। आखिरकार 125 करोड़ के देश को लेकर आगे जाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब समय इस बात का है, हम देश को कितना तेजी से आगे बढ़ाते हैं, हम देश को कितने व्यापक रूप से आगे बढ़ाते हैं, हम देश के सामान्य मानवी के आशा अपेक्षाओं के अनुकूल हमारी सरकारों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। इन चैलेंजेस की ओर ध्यान केंद्रित करना है। और मेरा गुजरात का तजुर्बा कहता है ये काम मुश्किल नहीं है भाइयों, ये हो सकता है। आप मुझे बताइए, लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं, इन दिनों जब मैं पत्रकारों से बात करता हूं, काफी पत्रकार इन दिनों तो मैं ढेर सारे इंटरव्यू भी दिए हैं, प्रिंट मीडिया को दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए हैं। ये लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि मोदी जी ये संभव है क्या? इतनी बड़ी हालत खराब है, कैसे करोगे? वो पूछने वाले इतने निराश होते हैं, कभी कभी लगता है यार ये क्या करेंगे लोग। और मैं जब आशा और विश्वास से बोलता हूं तो उनको बड़ा अजूबा लगता है। मैं ये कैसे बोलता हूं भाइयों? ये मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं तो कोई राजनीति का इंसान नहीं था, मैं तो राजनीति में भी संगठन का काम करता था। मुझे कोई चुनावी दुनिया से लेना देना नहीं था। सरकार में बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैं तो कभी, मेरे गांव में भी चुनाव क्या होता है मुझे समझ नहीं थी। मैं अपना एक तपस्वी भाव से संगठन का काम करता रहता था। लेकिन अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा, और वो भी किस हालत में? 2001 के 26 जनवरी को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। पूरा गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। पूरी दुनिया सहम गई थी। हिंदुस्तान का हर इंसान गुजरात के दुख के साथ दुखी था, और सबकी एक ही आवाज निकलते थे, क्या होगा गुजरात? अब गुजरात नहीं बचेगा, अब गुजरात मर गया, अब गुजरात खड़ा नहीं होगा, अरे भाई छोड़ो, अब गुजरात की बात छोड़ो। ऐसा सब लोग बोलते थे। ऐसी हालत में भूकंप के 9 महीने के बाद मुझे गुजरात मुख्यमंत्री का दायित्व आया। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं मौत की चादर ओढ़ करके सोए हुए गुजरात को जगाने में कितनी ताकत लगी होगी। उस मलबे के बीच में से फिर से एक बार जान भरने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा होगा। हताश निराशा में डूबे हुए गुजरात को जगाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा होगा। लोग उद्योग धंधा बंद करके भागने लगे थे, बैंक वाले पैसे नहीं देते थे, चारों तरफ कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। और भाइयों बहनों, ऐसे बुरे दिन थे, मैंने जिम्मा उठाया। और आज भाइयों बहनों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि इतनी कठिनाइयों में से गुजरात को 3 साल के भीतर भीतर हमने बाहर निकाल दिया, और तेज गति से आगे बढ़ने वाला गुजरात बना करके रख दिया। और ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए मैं कहता हूं, निराश मत होना भाइयों, निराश मत होना। मेरी भारत के 125 करोड़ देशवासियों पे अब अपार 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 श्रद्धा है। 125 करोड़ देशवासी एक कदम चलेंगे ना, हिंदुस्तान 125
करोड़ कदम आगे चल जाएगा। ये ताकत में मेरा भरोसा है। सबका साथ, सबका विकास, यही मेरा मंत्र है। और निराश होने की जरूरत नहीं भाइयों। मैं जानता हूं देश तबाह हो चुका है, मैं जानता हूं देश लूट चुका है, मैं जानता हूं देश बर्बाद हो चुका है। उसके बाद भी मैं कहता हूं स्थितियों को संभाला जा सकता है, स्थितियों को संवारा जा सकता है, स्थितियों को अनुकूल दिशा में मोड़ करके आगे बढ़ा भी जा सकता है भाइयों। माझी वो क्या माझी होता है जो समंदर से डरता हो। माझी समंदर से डरता नहीं है। ये ऐसा माझी है जो तूफानों से खेलना अपनी फितरत समझता है भाइयों। यही मेरी फितरत है। और इसलिए आइए भाइयों बहनों, विश्वास के साथ निकल पड़िए। दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए निकल पड़िए। ये जातिवाद के जहर से ऊपर उठिए। कोई फायदा नहीं होगा मेरे बिहार के भाइयों, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, मेरे बंगाल के भाइयों। 12 तारीख को आपके यहाँ मतदान है। ये जातिवाद का जहर, ये संप्रदायवाद का जहर, ये भाई से भाई को लड़ाने वाला खेल कोई फायदा नहीं करेगा। ऊपर उठिए। और मैं जानता हूं 30 साल से नीचे की उम्र का नौजवान जातिवाद से बाहर निकल चुका है। उसका तो एक ही जाति है, विकास। उसका एक ही रास्ता है, विकास। उसका एक ही सपना है, विकास। उसका एक ही रिश्तेदार है, विकास। हर एक के दिमाग में, 30 साल के नौजवान के दिमाग में डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। उसे पता है हमारे सब दुखों की दवाई एक ही है, एक ही जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास, डेवलपमेंट। नौजवानों, 60 साल ये सब कर लिया ना। जातिवाद कर लिया, भाई भतीजावाद कर लिया, वंशवाद कर लिया, बड़े बूढ़ों की बात मान ली, सब कर लिया ना। 60 महीने के लिए भाइयों, एक दिन के लिए हिम्मत के साथ आपकी आत्मा जहां ले जाती है वहां चल पड़ो। देश बदल जाएगा भाइयों, देश बदल जाएगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए हम सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े। हम सब मिलकर के अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़े। हम सब मिलकर के अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। हम सब मिलकर के ये जो स्थगितता आई है उससे देश को आगे बढ़ाए। सब कुछ संभव है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, भारत का भाग्य बनाने में आखिरी मोहर लगाने का सौभाग्य आपको मिला है। अब तक जितना मतदान हुआ है ना, उससे ज्यादा मतदान आप लोगों ने करके दिखाना चाहिए। अब तक जनता का प्रभाव मेरे साथ जितना जुड़ा है, इससे भी ज्यादा जुड़ना चाहिए। और मैं देख रहा हूं मेरे सामने, इधर मैं देवरिया देख रहा हूं, बहुत बड़ी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। जरा देवरिया के लोग हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बोलो। मैं आपको बड़ा यहां से देख रहा हूं। यहां मुझे गोरखपुर दिख रहा है। जरा गोरखपुर के लोग भी जरा भारत माता की जय हाथ ऊपर करके मुझे बुलाइए। मैं देख रहा हूं यहां से। ये वेस्ट बंगाल में मालंचा बाजार में मैं देख रहा हूं काफी बड़ी भीड़ नजर आ रही है। इधर बिहार में मुझे मीनापुर दिखा रहा है। जरा हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बुलाओ। मुझे जो जो दिख रहा है ना, वो जरा भारत माता की जय बुलाओ एक एक करके। पूरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से। हाँ, गोरखपुर वालों ने किया, मैं देख रहा हूं। ये जरा सीवान के लोग, मेरे बिहार के सीवान के भाइयों, जरा हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बोलो। इधर आजमगढ़, वाह क्या भीड़ लगी है जी। आजमगढ़ के भाइयों, हाथ ऊपर करके भारत माता का जय जयकार करो। देखिए, मैं कुशीनगर देख रहा हूं, क्या भीड़ है भाई। कुशीनगर तो पूरा भरा पड़ा है। कुशीनगर के भाइयों, जरा हाथ ऊपर करके भारत माता का जय जयकार करो। कुशीनगर पूरा भरा पड़ा दिखता है मुझे। भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं उत्साह से भरे हुए नौजवान। कितनी बड़ी मात्रा में आप लोग आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरी ये बात आप घर घर तक पहुंचाइए। एक साथ हिंदुस्तान के सभी 100 से अधिक स्थानों पर
मेरे साथ हमें बोलना है। मैं कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 12 तारीख को भारी मतदान हो और मंत्र लेकर के जाए, पहले मतदान फिर जलपान। 12 तारीख को 7 बजे मतदान शुरू होगा और कल भी जिन इलाकों में चुनाव है सुबह 7 बजे मतदान होगा। भारी मतदान कीजिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों को विजयी बनाइए। फिर एक बार 9 तारीख को मैं आपको मिलूंगा। जिन जिन इलाकों में मेरी 3D सभा होगी वो मेरी आखिरी सभा होगी। आखिरी सभा में और कुछ बातें करेंगे, लोकतंत्र को ताकत देंगे, चुनाव के नतीजों को पक्का करेंगे, देश का भविष्य बदल देंगे, भाग्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। जो फिर एक बार भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने के लिए संकल्पबद्ध हैं, ऐसे 125 करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा, विश्वास और सकारात्मकता के प्रतीक बन चुके ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आज इस 3D होलोग्राम तकनीक से बड़े सहज रूप से सीधे दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे अरमानों को, खामोश मैं कैसे खो जाऊं। मैंने कसम उठाई है